हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल बैंकिंग 2D पे आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, डिफरेंट मेथड्स टू सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लोन्स। हम उसे सीसी या ओडी लोन्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटल क्या है। तो कैपिटल ये वो अमाउंट है जो हर एक बिजनेसमैन अपना बिजनेस करने के लिए स्टार्टिंग में जो अमाउंट लाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे 10 लाख रुपए बिज़नेस करने के लिए कोई पर्सन लाता है तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। जैसे 8 लाख रुपए है वो कोई ऑफिस परचेस करने के लिए ले लेता है या शोरूम बनाता है, फर्नीचर करता है उसमें, तो वो फिक्स्ड असेट के लिए लगा देता है 8 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए उसके वर्किंग कैपिटल के लिए रखेगा। मतलब डे टू डे बिजनेस रन करने के लिए कुछ अमाउंट रखेगा तो उसे वर्किंग कैपिटल बोलेंगे। तो वो कैसे फाइनेंस होता है बैंक से वो हम समझेंगे इस वीडियो के थ्रू। ओवरव्यू देखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल इज़ अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन रन करने के लिए जो पैसा चाहिए उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल टेक्निकल टर्म में बताए तो कैसे रहता है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट असेट में क्या क्या आएगा, तो असेट दैट आर कन्वर्टेड टू कैश इन 12 मंथ्स और 1 ऑपरेटिंग साइकिल। मतलब जो असेट है बिजनेस के पास वो मैक्सिमम 1 साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल में। तो ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग हो सकता है। नॉर्मली 3 से 4 महीने का ऑपरेटिंग साइकिल रहता है सब बिज़नेस में। पर कोई बिज़नेस ऐसा है जैसे आप कोई बड़ा मशीन बना रहे हो तो वो 6 महीने बनने में लग जा रहा है, तो उसको सेल करेगा फिर वापस पैसा आएगा, तो वो ऑपरेटिंग साइकिल पूरा 1 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में वो जो है वो भी करंट असेट में आ जाएगा, अगर 1 साल से ज़्यादा है तो भी। तो करंट असेट में आएगा करंट कैश, इन्वेंट्रीज और अकाउंट्स रिसीवेबल्स। इन्वेंट्रीज में रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड आ जाएगा। और अकाउंट रिसीवेबल में मतलब हमने कुछ चीज़ें सेल की है पर उसका पैसा आना बाकी है तो वो आएगा अकाउंट रिसीवेबल्स में, मतलब उसे डेटर्स भी बोलते हैं। और अकाउंट करंट लायबिलिटीज़ में आएगा अकाउंट्स पेएबल। मतलब हमने सप्लायर से कुछ माल परचेस किया हुआ है, रॉ मटेरियल लिया हुआ है पर उसको पेमेंट करना बाकी है, कुछ क्रेडिट दिया हुआ है हमको उन्होंने कि 1 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो चलेगा इस तरह से, तो वो हमारे क्रेडिटर्स हो गए, उनको हमको पे करना बाकी है पैसा। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बिज़नेस ABC एंटरप्राइज का एग्जांपल लेके समझेंगे कि वर्किंग कैपिटल का प्रॉफिट पे क्या असर होता है। पहला एक बिज़नेस लेते हैं जिनके पास 1 लाख रुपीज़ कैश है पर वो कोई इन्वेंट्री नहीं रखता है अपने पास। ये सोचता है कि कोई कस्टमर आएगा तो उनको मैं ऑर्डर करके मंगवा लूँगा फिर डिलीवरी कर दूँगा। तो ऐसे केस में कोई बिज़नेस होना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें ऑब्वियसली बात है कि कोई सेल होगा ही नहीं, उसका कोई बिज़नेस नहीं होगा। तो नेट वर्किंग कैपिटल उसका क्या बनेगा, तो 1 लाख रुपीज़ रहेगा, कैश प्लस इन्वेंट्री। यहाँ पे जो फॉर्मूला है आप देख सकते हैं, कैश प्लस इन्वेंट्री प्लस अकाउंट रिसीवेबल माइनस अकाउंट पेएबल। ये जो है नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है। तो नेट वर्किंग कैपिटल उसका 1 लाख रुपीज़ ही रहेगा पर उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि लेस वर्किंग कैपिटल नो प्रॉफिट। एक सेकंड केस लेते हैं हम लोग, बिजनेस 2। उसमें उनके पास 1 लाख रुपीज़ का कैश है, वो इन्वेंट्री भी 4 लाख रुपए का मेंटेन कर रहा है। यहाँ पे समझो उसका स्कूल बैग का बिज़नेस है। तो स्कूल बैग उनको 1000 रुपीज़ में एक स्कूल बैग पड़ता है, वो बेचता है उसको 1500 में। तो समझो 2 स्कूल बैग का ऑर्डर आया उसके पास, तो उसका कॉस्ट प्राइस 2000 रुपीज़ हो गया। वो सेल करता है उसको 3000 रुपीज़ में। 50% मार्जिन ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, प्रॉफिट मार्जिन। तो उसका इन्वेंट्री 2000 रुपीज़ कम हो जाएगा, तो आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री हो जाएगा 3,98,000 और कैश उसका 3000 रुपीज़ बढ़ जाएगा तो कैश हो जाएगा 1,03,000। तो ये सेकंड केस में उसका नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल बन जाएगा 1,03,000 प्लस 3,98,000, मतलब 5,01,000 उसका नेट वर्किंग कैपिटल बन जाता है।
और इस केस में उसको प्रॉफिट भी हो रहा है 1000 रुपीज़ का। तो वर्किंग कैपिटल तो यहाँ पे ज़्यादा है पर प्रॉफिट फिर भी कम है। तीसरा केस ले रहे हैं जिसमें कैश 1 लाख रुपीज़ है, इन्वेंट्री भी उनके पास 4 लाख रुपीज़ का है। उनको एक बड़ा ऑर्डर मिलता है, जैसे 200 स्कूल बैग का ऑर्डर मिलता है, तो उसका कॉस्ट प्राइस 2 लाख रुपए हो जाता है और जो बेचेगा वो उनको 3 लाख रुपीज़ में। तो यहाँ पे सीधा उनको 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो सकता है। पर यहाँ पे क्या है, जो कस्टमर है उनको बोलता है ये इतना बड़ा ऑर्डर है तो मैं आपको पैसे 1 महीने के बाद दूंगा, मुझे 1 महीने का क्रेडिट दीजिए। तो जो बिज़नेस पर्सन है वो सोचता है कि चलो इतना बड़ा ऑर्डर है तो 1 महीने का क्रेडिट उनको दे देते हैं। तो इस केस में वर्किंग कैपिटल क्या बनेगा उनका, तो 1 लाख रुपीज़ उसका कैश हो गया, 2 लाख रुपीज़ उसका इन्वेंट्री हो गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्योंकि 2 लाख रुपए का इन्वेंट्री उन्होंने ऑलरेडी बेच दिया है, और 3 लाख रुपीज़ उसका अकाउंट रिसीवेबल हो गया, मतलब उनको लेने हैं 1 महीने के बाद। तो 6 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल बन जाता है उसका, और प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ का होगा, जो कि अभी रियलाइज़ नहीं हुआ है पर रियलाइज़ हो जाएगा आफ्टर 1 मंथ। तो उसमें ये रिमार्क हम कह सकते हैं कि मोर वर्किंग कैपिटल मोर प्रॉफिट। तो ये थोड़ा समझदारी है बिज़नेस 1 और बिज़नेस 2 के कंपैरिजन में। चौथा केस जो हम लेंगे, जो कि आइडियल केस है, उसमें कैश 1 लाख रुपीज़ का है, इन्वेंट्री भी 4 लाख रुपीज़ का है उनके पास, और सेम है ऑर्डर, समझ लीजिए हम कि 200 बैग्स का ऑर्डर मिलता है उनको, और वही कंडीशन डालता है कि 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, बड़ा ऑर्डर है इसलिए। तो ये जो बिज़नेस 4 है उसका ऑनर जो है उसके सप्लायर को ये कंडीशन डालता है कि मैं आपसे इतना बड़ा ऑर्डर इन्वेंट्री का देता हूँ आपसे, तो आप भी मुझे 1 महीने का क्रेडिट दीजिए। तो उसका सप्लायर भी कन्विंस हो जाता है, और समझो उसका 4 लाख रुपए का स्टॉक है तो पूरे अमाउंट पे उसको 1 मंथ का क्रेडिट दे देता है, तो वो उनका अकाउंट पेएबल हो गया। तो उस केस में वर्किंग कैपिटल क्या बनेगा, तो 1 लाख रुपीज़ कैश प्लस 2 लाख रुपीज़ उसका इन्वेंट्री हो गया, और 3 लाख रुपीज़ अकाउंट रिसीवेबल हो गया, माइनस 4 लाख रुपीज़ उसका अकाउंट पेएबल हो गया। तो वर्किंग कैपिटल जो बनेगा नेट वो 2 लाख रुपीज़ हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्रॉफिट 1 लाख रुपीज़ हो रहा है उसको, जो ये भी रियलाइज़ नहीं है पर रियलाइज़ हो जाएगा। लेकिन इस केस में वर्किंग कैपिटल उसका कम हो गया और प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से वर्किंग कैपिटल अगर मैनेज करते हैं बिजनेस में तो प्रॉफिट के ऊपर उसका सीधा असर होता है। नेक्स्ट, डिफरेंट मेथड्स टू सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स। सीसी और ओडी किस तरह से फाइनेंस करता है बैंक। तो नॉर्मली ये 3 मेथड से फाइनेंस होता है। प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, उसे पीटीएम भी बोलते हैं। जो यूनिट्स एसएसआई के अंदर आते हैं उसको 5 करोड़ तक का लोन है तो उसको ये पीटीएम मेथड के थ्रू सैंक्शन होता है, या फिर अदर बिजनेस के लिए 1 करोड़ के अप टू 1 करोड़ है तो वो पीटीएम के थ्रू सैंक्शन होता है, और उसके ऊपर का है तो मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस ये मेथड के थ्रू होता है। और कैश बजट मेथड जो रहता है वो कुछ साइक्लिकल या सीजनल इंडस्ट्रीज़ है उसके लिए होता है, जैसे टी, शुगर, कंस्ट्रक्शन, फिल्म्स, सॉफ्टवेयर, कॉन्ट्रैक्टर एट्सेट्रा। हम यहाँ पे पहले 2 मेथड समझेंगे। पीटीएम, प्रोजेक्टेड टर्नओवर मेथड, ये जो है नायक कमेटी के रिकमेंडेशन के ऊपर है, जिसमें कि 5 करोड़ तक का लोन एसएसआई के लिए और 1 करोड़ तक का लोन अदर बिजनेस के लिए सैंक्शन होता है। उसमें एजम्पशन ये लिया जाता है कि ऑपरेटिंग साइकिल जो है मिनिमम 3 मंथ्स का है, मतलब पूरे साल में 4 साइकिल हो जाएंगे। 4 बार जो आपका कैश है वो रॉ मटेरियल से, फिनिश गुड से होके वापस से कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह से सैंक्शन होता है लोन उसमें, तो मिनिमम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है 25% ऑफ प्रोजेक्टेड टर्नओवर, ये फॉर्मूला है ये मेथड का। बैंक फाइनेंस जो है 20% हो जाएगा उसमें से, प्रोजेक्टेड टर्नओवर जो आपका है उसका, और 5% मार्जिन हो जाएगा। एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। समझो कोई बिजनेस का टर्नओवर 100 लाख प्रोजेक्ट किया है आपने, तो उसका वर्किंग कैपिटल
जो होगा 25 लैक्स हो जाएगा। तो बैंक आपको सीसी या ओडी के रूप में 20 लाख रुपीस फाइनेंस करेगा और 5 लाख रुपीस जो है वो मार्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट, तो प्रोजेक्टेड टर्नओवर शुड बी रियलिस्टिक, मतलब आप जब बैंक को प्रपोज करोगे कि आपका 100 लाख टर्नओवर हो जाएगा इस साल में, ये साल जब एंड होगा तब, तो बैंक को एश्योर करना पड़ता है कि किस तरह से होगा। तो नॉर्मली 20 to 25% इंक्रीज़ होगा पिछले साल के मुकाबले, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर 25% से ज़्यादा इंक्रीज़ दिखा रहे हो आप टर्नओवर, तो उसको आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपके पास कितने ऑर्डर एक्स्ट्रा है पिछले साल के मुकाबले, या फिर कुछ कैपेसिटी एनहांसमेंट किया है आपके यूनिट का, तो वो आपको बताना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट कर सकते हैं 25% से ज़्यादा भी। और ये जो लिमिट सैंक्शन होगा वो एक अपर लिमिट सैंक्शन होगा। जैसे 100 लाख का आपका प्रोजेक्टेड टर्नओवर है और 20 लाख रुपीस आपको लिमिट सैंक्शन कर रहे हैं, तो आपको पूरा अमाउंट एक साथ यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा। वो हर महीने आपका स्टॉक या बुक डेट्स जो भी है उसके बेस पर वो हर महीने डिसाइड होगा। जैसे 31 मई को आपका समझो स्टॉक का अमाउंट था 20 लाख रुपीस, तो उसका 75% तक नॉर्मली ड्राइंग पावर रहता है, 25% मार्जिन छोड़ के। तो 15 लाख रुपीज़ जो है आपका ड्राइंग पावर बन जाएगा। तो 15 लाख रुपीज़ तक आप यूज़ कर पाओगे, पूरा 20 लाख नहीं यूज़ कर पाओगे। और सेकंड केस ले लेते हैं, जैसे ये 30 जून तक जो क्लोजिंग स्टॉक है आपका 40 लाख का है, तो उस केस में आप 75% लोगे तो वो अमाउंट 30 लाख हो जाएगा। तो 30 लाख ड्राइंग पावर बन जाएगा। लेकिन 30 लाख ड्राइंग पावर है आपका बनता स्टॉक के हिसाब से, पर आपका लिमिट 20 लाख है, तो उस केस में भी आपको मैक्सिमम 20 लाख ही यूज़ करने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट, और ये दूसरा मेथड है जो मैक्सिमम परमिशिबल बैंक फाइनेंस। ये कुछ फॉर्मूला के बेस पे है, तो पहले हम समझ लेंगे क्या क्या चीज़ रहती है उसमें। ये मेथड जो है टंडन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेस पे है, और उसमें ये जो टर्म्स यूज़ होगी, CA मतलब करंट असेट्स, उसमें इन्वेंट्री आ जाएगी, रॉ मटेरियल प्लस वर्क इन प्रोग्रेस प्लस फिनिश गुड्स प्लस अकाउंट रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा क्रेडिटर्स और बैंक बोरोविंग्स, मतलब दूसरी बैंक से कुछ वर्किंग कैपिटल लोन्स वगैरह लेके रखा है तो वो बैंक बोरोविंग्स में आ जाएगा। तो OCL मतलब करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोविंग्स, मतलब वो हो गया अदर करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल गैप वो क्या होगा, करंट असेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटीज़। तो ये जो मेथड है वर्किंग कैपिटल गैप के ऊपर है बेस्ड। तो मेथड, उसमें दो मेथड है MPBF में, मेथड 1 और मेथड 2। तो मेथड 1 में क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल गैप माइनस 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, वो मार्जिन हो जाएगा। मतलब 75% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप आपको फाइनेंस बैंक कर देता है। सेकंड मेथड जो है उसमें जो मार्जिन है वो वर्किंग कैपिटल गैप की जगह पे करंट असेट का सीधा 25% मार्जिन लेता है, तो उसमें मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू मेथड 1। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई बिजनेस का करंट असेट जो है 500 लैक्स है, करंट लायबिलिटीज़ 150 लैक्स है, बैंक बोरोविंग्स अभी एग्जिस्टिंग बैंक बोरोविंग उसका 50 लैक्स है, तो उस केस में अदर करंट लायबिलिटीज़ क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक बोरोविंग्स, मतलब 150 माइनस 50 मतलब 100 लैक्स हो गया। तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या हो जाएगा, तो करंट असेट्स माइनस अदर करंट लायबिलिटीज़, मतलब 400 लाख वर्किंग कैपिटल गैप हो गया। तो मेथड 1 में जाएंगे तो मार्जिन जो हो जाएगा 25% ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप, मतलब 100 लाख। तो वर्किंग कैपिटल गैप जो आपका 400 था माइनस 100, मतलब 300 लाख जो है आपका MPBF के हिसाब से CC लिमिट सैंक्शन हो जाएगा। और मेथड 2 के हिसाब से हम जाएंगे तो उसमें जो है मार्जिन 25% ऑफ करंट असेट्स, मतलब 25% ऑफ 500, वो 125 लैक्स हो जाएगा। तो 400 माइनस 125 लैक्स मतलब 275 लैक्स हो गया। तो मेथड 2 में जो है फाइनेंस कम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि मेथड 1 में थोड़ा बैंक लिबरल रहता है आपके साथ, मेथड 2 जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हो गए दो मेथड्स जिसके द्वारा आपको
कैश क्रेडिट बैंक सैंक्शन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना। अगर कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।